हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द एजुकेटर। मैं हूं आपका एजुकेटर और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप प्लीज जाकर बेसिक्स वाली वीडियो देख लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। वहां मैंने इस चैप्टर में यूज होने वाले सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को, सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से बता रखा है, तो एक बार आप उसको प्लीज जाकर देख लें, उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, जो कहता है कि जो दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे, इनमें कुछ डेटा गिवन है, उस डेटा की मदद से हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करने हैं और फिर उन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें फाइंड करना होगा, वो भी ग्राफ की मदद से। अब आइए जरा फर्स्ट पार्ट को रीड करते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो क्लास 10th के 10 बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथ्स क्विज में। वो 10 बच्चे लड़के हैं और लड़कियां हैं। हमें ये नहीं पता कि लड़के कितने और लड़कियां कितने हैं, वो तो हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन हमें ये दे रखा है कि जो लड़कियां हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, वो 4 ज्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज से। तो सबसे पहला आप ये काम करना कि हमें जो भी चीज कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि यहां पर कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को, उसको आप कुछ लेट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स and number of girls is equal to y। ठीक है, तो हमने यहां पर लड़कों के नंबर को x मान लिया और लड़कियों के नंबर को y मान लिया। आप यहां पर x और y की जगह पर कुछ भी लेट कर सकते हो अपने मर्जी से। अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके मदद से लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। जैसे यहां पर दे रखा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, मतलब टोटल 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है, x है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, y है, और अगर दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 10 आएगा। तो इस तरीके से हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। उसके बाद देखो दूसरा डेटा आपको ढूंढना पड़ेगा। यहां पर देखो दे रखा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है। ठीक है, लड़कियां मतलब y और लड़के मतलब x, तो x में अगर 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे हमने दूसरा इक्वेशन भी फाइंड कर लिया। हम इसको लेट कर लेंगे कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इसी तरीके से आप इक्वेशंस को फाइंड आउट करते हैं, धीरे धीरे आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशंस के लिए एक एक बॉक्स बनाएंगे। कुछ इस तरीके का बॉक्स हम दोनों के लिए बना देंगे। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे x और यहां पर लिखेंगे y। इसमें भी हम यहां पर लिख देंगे x और इसमें लिख देंगे y। अब जरा आप इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में x और y दोनों एक ही साइड पे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, x RHS में चला जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर x की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y की कोई ना कोई वैल्यू पक्का मिलेगी। मान लेते हैं कि अगर हमने x की वैल्यू पुट करी 1, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी 10 माइनस 1, जो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अगर हमने यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। इसी तरीके से हम इस बॉक्स में x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे और फिर y की जो वैल्यू आएगी उसको हम उसके नीचे पुट करेंगे। x की वैल्यू आप कुछ भी अपने मन से लेट कर सकते हो, लेकिन इतना ध्यान देना कि आप कोई बड़ा नंबर मत लेट करना, वरना अगर बड़ा नंबर आ जाएगा तो आपको फिर ग्राफ में प्लॉट करने में दिक्कत आएगी। जितना बड़ा नंबर होगा उतना बड़ा आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप ये कोशिश करना कि आप छोटा नंबर लेट करो ताकि आप ग्राफ में उसको इजीली प्लॉट कर सको। तो अब हम x की वैल्यू मान लेते हैं कि 3 है, अपने मर्जी से हम मान रहे हैं कि हमने x की वैल्यू 3 मान ली। तो अगर x की वैल्यू 3 हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7।
तो अगर हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। उसके बाद हम x की वैल्यू को 5 मान लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू को 5 मानेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 10 - 5 दैट इज इक्वल टू 5। तो फिर y की वैल्यू 5 आ जाएगी। नंबर 2 इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी सेपरेटेड है, मतलब y और x वाले टर्म पहले से अलग अलग हैं। तो हम इसमें x की वैल्यूज को डायरेक्टली पुट करेंगे और उसके लिए y की वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी 0, अपनी मर्जी से पुट कर रहे हैं हम 0। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 0 + 4 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 4। उसके बाद हम मान लेते हैं कि हमने x की वैल्यू पुट करी 2, तो जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब एक और कोई नंबर पुट कर लेते हैं, तो 4 पुट कर लेते हैं x की जगह पर। तो x की जगह पर अब जब 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो आप इस तरीके से x और y की वैल्यूज दोनों इक्वेशंस के लिए निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अब हम आ चुके हैं अपने ग्राफ पे और आपको कुछ बेसिक चीज़ें तो पता ही होंगी कि भाई ये जो एक्सिस होता है ये होता है आपका x एक्सिस, ये जो एक्सिस होता है इस साइड पे ये होता है आपका -x एक्सिस, ऊपर की साइड में जो एक्सिस होता है वो होता है y एक्सिस और नीचे की साइड में जो एक्सिस होता है वो होता है -y एक्सिस। इतनी चीज़ें तो हम ऑलरेडी जानते हैं और हमारे पास यहाँ पर x और y की वैल्यूज भी गिवन है। अब हम इक्वेशन 1 से शुरू करेंगे। यहाँ दे रखा है कि अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 9 आ रहा है। तो आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 9 है। तो हमें अगर वो पॉइंट ढूंढना है तो सबसे पहले हम x एक्सिस पे चलेंगे। तो x के लिए हमें वैल्यू क्या चाहिए, x के लिए वैल्यू चाहिए 1, तो x के लिए वैल्यू 1 यहाँ पर है। उसके बाद हमें चाहिए y के लिए वैल्यू 9, तो यहाँ से हम सीधा ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है। ठीक है, यहाँ पर 9 है, 8 के ऊपर एक पॉइंट ऊपर जाएंगे तो 9 मिल जाएगा। तो मतलब हम जो पॉइंट खोज रहे हैं वो यहाँ पर है। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1,9। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 9 है। उसके बाद देखो अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर रहे थे तो हमें y की वैल्यू 7 मिल रहा है। तो अब हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है। तो x की वैल्यू 3 तो यहाँ पर है, अब y की वैल्यू 7 ढूंढना है हमें, तो हम यहाँ से सीधे ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर। तो ये वो पॉइंट है जहाँ x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है। तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,7। उसके बाद में हमारे पास है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू भी 5। तो हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पर x और y की वैल्यू 5 हो। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 5 है, अब y की वैल्यू 5 ढूंढने के लिए हम यहाँ से सीधे ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर। तो इस पॉइंट पे हमें दोनों की वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 5,5। अब इस ग्राफ पे हमें 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं। हमें इन तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमने इन तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया है। अब हमें ये सेम काम इक्वेशन 2 के लिए करना होगा। तो हमें इक्वेशन 2 में दे रखा है कि अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें 4 मिलेगा। तो हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 4 हो। तो वैसा पॉइंट कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 0 मिल जाएगी इस पॉइंट पर। अब हमें y की वैल्यू 4 चाहिए, तो हम यहाँ से सीधे ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये वो पॉइंट होगा जहां पर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 4। तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं 0,4। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6। तो हमें पॉइंट ढूंढना होगा 2,6। तो x पे तो 2 यहाँ पर है, अब हम यहाँ पर अगर 6 को ढूंढेंगे तो सीधे यहाँ से ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ हमें 6 मिल जाएगा। तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 6। तो ये हमें पॉइंट मिल गया 2,6। इसी तरीके से हम तीसरे को भी प्लॉट करेंगे। यहाँ x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 8 है, तो हमें पॉइंट खोजना होगा 4,8। अब x की वैल्यू 4 यहाँ मिलेगी और 8 खोजने के लिए हम यहाँ से सीधे ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ हमें वो पॉइंट मिल जाएगा 4,8। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू स्ट्रेट लाइन खींच दिया। अब जरा मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। अब जरा आप इस ग्राफ को थोड़ा ढंग से देखो, आपको क्या दिख रहा है। सबसे पहला एक ये येलो वाला लाइन दिख रहा है जो कि इक्वेशन 1 का लाइन है, और ये एक लाइन है
ब्लू वाला जो कि इक्वेशन 2 का लाइन है। अब हमें अगर ग्राफ की मदद से आंसर पता करना है तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो दोनों लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये पॉइंट है क्या? ये पॉइंट है 3,7। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 7। तो हमें यहाँ से x और y का वैल्यू मिल गया। x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू आई 7। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज किसके बराबर है? नंबर ऑफ बॉयज x के बराबर है और x किसके बराबर है? x 3 के बराबर है। तो नंबर ऑफ बॉयज हो गए 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? y, और y किसके बराबर है? 7 के। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 7। तो हमें हमारा यहाँ पर आंसर मिल गया। मतलब उन 10 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स लड़के थे और 7 स्टूडेंट्स लड़कियां थी। अब हम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जहां दे रखा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें दे रखा है कि अगर हम 5 पेंसिल्स खरीदते हैं और 7 पेन्स खरीदते हैं तो वो हमें कॉस्ट करेंगी ₹50, और अगर हम 7 पेंसिल्स खरीदते हैं और 5 पेन्स खरीदते हैं तो वो हमें कॉस्ट करेंगी ₹46। तो हमें ये बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन का प्राइस कितना होगा। तो सबसे पहली चीज जो हमें कैलकुलेट करना है हम उसे लेट करेंगे, लेट प्राइस। ठीक है, हमें क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है। तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y। हमने एक पेंसिल के प्राइस को x मान लिया और एक पेन के प्राइस को y मान लिया। क्लियर? अब हम जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके मदद से इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो हमें यहां सबसे पहले दे रखा है कि 5 पेंसिल्स खरीदने में और 7 पेन्स खरीदने में एक साथ हमें ₹50 लग रहे हैं। ठीक है, तो 5 पेंसिल्स का दाम कितना हो जाएगा? अगर एक पेंसिल का दाम हमने x माना है तो 5 पेंसिल का दाम हो जाएगा 5x, और अगर हमने एक पेन का दाम y रुपए माना है तो 7 पेन्स का दाम कितना हो जाएगा? 7y। और अगर हम इन दोनों के कॉस्ट को जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 50। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहां से हमें अपना पहला इक्वेशन मिल गया। अब देखो यहां दे रखा है कि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स को खरीदने में कितना रुपए लग रहा है? ₹46। इसका मतलब है कि 7 पेंसिल्स का दाम कितना हो जाएगा? 7x रुपीज, और 5 पेन्स का दाम कितना हो जाएगा? 5y रुपीज, और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? ₹46 के। तो यहां से हमने सेकेंड इक्वेशन भी फाइंड कर लिया। अब हम इस इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे। मतलब x को आइदर एक साइड छोड़ देंगे और सभी टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, या फिर हम ये सेम चीज y के साथ भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो हम लोग इस केस में x को एक तरफ रखेंगे और बाकी सभी टर्म्स को RHS में भेज देंगे। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y। 7y इधर प्लस में था, RHS में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहां पर देखो 5 और x जो है मल्टीप्लाई में है, तो 5 को अगर हम RHS में भेजेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। आप कुछ इस तरीके से इस इक्वेशन को सेपरेट कर लेंगे। अब हम सेम काम करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y। ठीक है, उसके बाद 7 इधर मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 46 माइनस 5y, और डिवाइड में चला जाएगा तो नीचे 7। तो हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को सेपरेट कर लिया। आप चाहो तो y के रिस्पेक्ट में भी ये काम कर सकते हो, मतलब y को LHS में छोड़ दो, बाकी सबको RHS में लेके चले जाओ, आप ऐसा भी कर सकते हो। अब हमने यहाँ पर बॉक्सेस बना लिए हैं और इन बॉक्सेस में यहाँ लिख देंगे हम x, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ पर भी लिख देंगे x और यहाँ लिख देंगे y। अब देखो अगर हम इस इक्वेशन में y की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो हमें x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो
हम यहाँ पर y की वैल्यू को पुट करेंगे और उसके लिए x की वैल्यू को निकालेंगे। तो अगर हमने y की वैल्यू मान लेते हैं कि हमने रख दिया 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू वाई है, तो 7 इंटू 0 अपॉन 5। तो ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50/5 और काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 10। तो अगर हम y के वैल्यू को 0 रख रहे हैं तो हमें x का वैल्यू क्या मिल रहा है? हमें x का वैल्यू मिल रहा है 10। अब इसी तरीके से हम y की कुछ और वैल्यू लेट करेंगे और उसके लिए x की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर पुट करेंगे। एक चीज का आप जरा ध्यान रखेंगे कि हम y की वैसे वैल्यूज को लेट करते हैं जिसको पुट करने के बाद x का वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर y की वैल्यू को 1 लेट कर लिया, मान लेते हैं कि हमने y की वैल्यू 1 लेट कर ली इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 7 इंटू 1 क्या होता है? 7 ही होता है, तो 7 अपॉन 5। ये कितना हो जाएगा? 50 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 43/5। अब 5 से 43 तो कटेगा नहीं। अब आप मुझे ये बताओ कि आप इस ग्राफ में 43/5 प्लॉट कैसे करोगे? कहाँ ढूंढोगे कि 43/5 कहाँ पे है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। इसीलिए हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हम y की वैसी वैल्यूज को पुट करें जिनको पुट करने के बाद x की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। तो अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब जरा y की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 माइनस 7 2 जा 14 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 36/5। ठीक है, 5 से 36 कटेगा नहीं, तो हम y की वैल्यू 2 भी निगलेक्ट करेंगे। अब अगर हमने यहाँ पर y की वैल्यू 3 रख दी तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, तो 50 माइनस 21 कितना होता है? 29/5। ठीक है, तो 29/5 भी फ्रैक्शन में ही रह जाएगा, कटेगा नहीं। तो हम y की वैल्यू 3 भी लेट नहीं करेंगे। इसी तरीके से आप एक एक करके वहाँ वैल्यूज को पुट करना। और एक चीज़ और ध्यान दो, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसमें आप उतना ही ज़्यादा क्विक होते जाओगे। तो अब हम मान लेते हैं कि हमने y की वैल्यू को पुट करा 5। ठीक है, तो अगर हम y की वैल्यू को 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस 7 5 जा 35 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा? 50 में से 35 जाएगा तो 15 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 5 हो जाएगा, तो इसको हम काट सकते हैं, 5 से 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो अगर हम y की वैल्यू रखते हैं 5 तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। अब हम इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के लिए भी x और y की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम y की जगह पर 0 रख के देखते हैं। अगर हम y की जगह पर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 46 माइनस 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 46/7। तो 7 से 46 तो कटेगा नहीं, ये फ्रैक्शन में ही रह जाएगा, तो हम y की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। तो हम इसी तरीके से एक एक करके y की जगह पर नंबर्स को पुट करेंगे और चेक करेंगे कि कोई x की ऐसी वैल्यू आए जो फ्रैक्शन में ना रहे। अब मुझे ये बताओ कि क्या हम y की जगह पर 5 पुट कर सकते हैं? आओ जरा देख लेते हैं। अगर हम 46 माइनस 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, अपॉन 7, तो ये क्या हो जाएगा? 6 में से 5 गया तो 1 और 4 में से 2 गया तो 2/7। 7 से 21 कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम y की वैल्यू को 5 लेते हैं तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। अब एक और यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि हम y की वैल्यूज को पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी ले सकते हैं। मतलब हम y की जगह पर -1, -2, -3 को भी पुट करके चेक कर सकते हैं। आओ जरा -1 पुट करके चेक करते हैं। अगर y की जगह पर हम -1 लेते हैं तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 46 माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 7। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 46 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, और 5 1 जा 5 अपॉन 7। ये कितना हो जाएगा? 51/7। 7 से 51 तो भाई कटेगा नहीं, तो हम इसको नहीं लेंगे। अब y की जगह -1 तो हम नहीं ले सकते हैं, तो -2 लेकर देखते हैं। अगर हम y की जगह पर -2 लेंगे तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 46 माइनस 5 इंटू -2 अपॉन 7। x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 46 माइनस 5 इंटू -2 कितना हो जाएगा? +10 हो जाएगा, अपॉन 7। ये हो जाएगा 46 + 10 इज 56 अपॉन 7। 7 से 56 कट जाएगा, कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में। तो अगर हम y की वैल्यू को -2 रखते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल रही है 8, तो हम y की वैल्यू रख देंगे -2 और उसके लिए हमें x की वैल्यू मिल रही है
8। अब हम इस डेटा को लेकर जाएंगे ग्राफ पर। अब हम आ चुके हैं अपने ग्राफ पे हमें सभी पॉइंट्स को प्लॉट करना होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 से शुरू करेंगे। तो हमें यहाँ दे रखा है कि अगर y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 10 होगी। मतलब हमें पॉइंट ढूंढना होगा जहाँ पर x की वैल्यू 10 हो और y की वैल्यू 0 हो। तो सबसे पहले x की वैल्यू 10 कहाँ होगी? x की वैल्यू 10 होगी यहाँ पर, ठीक है, x की वैल्यू 10 यहाँ पर होगी और y की वैल्यू 0 भी तो यहीं पे होगी ना, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम ऊपर की साइड भागते हैं, ऊपर की साइड जाते हैं, वैसे वैसे हमारा वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है -1 -2 -3। तो ये पॉइंट के अलॉन्ग जो ये एक्सिस है हमारा, एक्सिस के अलॉन्ग y का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो हमें हमारा पॉइंट मिल गया 10,0, 10,0 ये हो जाएगा। उसके बाद अगर y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 3 है, मतलब हमें पॉइंट ढूंढना है 3,5। तो सबसे पहले हम x एक्सिस में 3 ढूंढेंगे, तो x एक्सिस का 3 यहाँ पर है, और जैसे ही यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा वो पॉइंट जहाँ वैल्यू x की 3 है और y की वैल्यू 5 है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 3,5। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू खींच लिया। अब हम यही सेम काम सेकंड इक्वेशन के लिए भी करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में अगर y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 3 है, मतलब हमें पॉइंट ढूंढना होगा 3,5। तो 3,5 तो हमने ऑलरेडी यहाँ मार्क कर रखा है, देखो यहाँ पर 3,5 हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, तो एक पॉइंट तो हमें फ्री में ही मिल गया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 8,-2। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2। तो सबसे पहले x की वैल्यू 8 कहाँ मिलेगी? x की वैल्यू 8 मिलेगी यहाँ पर, और y की वैल्यू -2 कहाँ पर मिलेगी? तो y की वैल्यू -2 को ढूंढने के लिए हमें यहाँ से नीचे जाना होगा। जब हम ऊपर की साइड पे जाते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलती हैं, और जब हम नीचे की साइड पे जाते हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यूज़ मिलती हैं। तो y की वैल्यू -2 मिलेगी हमें यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर हमारा पॉइंट मिल चुका है 8, -2। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जो हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं, उन दोनों पॉइंट्स के थ्रू अपना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, एक ये येलो वाली लाइन और एक ये ब्लू वाली लाइन, और ये दोनों लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं 3,5 पे। और हम सभी लोगों को पता है कि जिस पॉइंट पर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट हमारा आंसर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 3, और y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 5। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई 3 और y की वैल्यू मिल गई 5। इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो जाएगा? 3 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा? 5 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। बेसिकली इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स के पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि हर एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है। मतलब अगर फर्स्ट केस में 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, इसका मतलब हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस हैं। और अगर हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस हैं तो उसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? हो सकता है कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, जैसे इस केस में कर रही हैं। हो सकता है कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हों, और ये भी हो सकता है कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करके एक साथ ही चले। तो अगर हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो इन तीनों केसेस में से किसी एक केस को फॉलो कर रहा हो। तो अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उस केस में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। अब ये a1/a2 और b1/b2 क्या है? तो अगर ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट इक्वेशन है तो इसमें x का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा a1, y का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा b1, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो होगा c1। सिमिलरली अगर ये इक्वेशन 2 है तो इसमें x का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा a2, y का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा b2, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो होगा c2। इतना क्लियर है? तो हमने ये देख लिया कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या होता है, और हमने ये भी देख लिया कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उस केस में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। इसको कैसे करेंगे ये हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। अब आते हैं हम पैरेलल लाइंस पे।
अगर हमारी लाइंस पैरेलल होंगी तो उस केस में A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और वो दोनों नॉट इक्वल टू होंगे C1/C2 के। और उसी तरीके से अगर हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस होंगे तो उस केस में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इतना समझ गए? अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे तो उस केस में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर पैरेलल लाइंस होंगे तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। कोइंसिडेंट लाइंस होंगे तो उस केस में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में बराबर होंगे। अब हम सीखेंगे कि इसको एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A1/A2। तो हमने देखा था कि A1 क्या होगा, तो x का जो कोफिशिएंट होगा, मतलब इस केस में 5, वो होगा A1, ठीक है। और A2 क्या होगा, तो नीचे वाले इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट होगा वो A2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 है तो 7 हो जाएगा। उसी तरीके से B1/B2 क्या हो जाएगा, तो देखो B1 की जगह पर क्या है, B1 की जगह पर है -4। अगर देखो माइनस का साइन है तो वो भी साथ में इंक्लूड होता है। तो B1 की जगह पर क्या है, B1 की जगह पर है -4 और B2 की जगह पर क्या है +6, तो +6 ऐसे ही आ जाएगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर ये लोएस्ट फॉर्म में जा सकता है, अगर और सिंप्लीफाई हो सकता है, कट सकता है, तो आप उसको प्लीज काट देना। अब ऐसा क्यों करते हैं मैं ये आपको आगे सिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये 2 से -2 टाइम्स में कट जाएगा और ये 2 से 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो B1/B2 एक्चुअल में हो जाएगा -2/3 कटने के बाद। यहाँ 5/7 कट नहीं रहा था इसलिए मैंने वहां पर काटा नहीं। उसके बाद C1/C2 क्या हो जाएगा, तो C1 की जगह पर है हमारे पास +8, तो यहाँ हो जाएगा 8, और C2 की जगह पर है -9, तो यहाँ हो जाएगा -9। अब आप ये देखोगे कि क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि A1/A2 की जगह पर है 5/7 और B1/B2 की जगह पर है -2/3। अब आप लिखोगे हेयर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहां पर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। और जब ऐसा होता है तब लाइंस कैसी होती हैं, तब होती हैं लाइंस इंटरसेक्टिंग। तो हम लिख सकते हैं सो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, समझ गए? बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप A1/A2 निकालोगे, B1/B2 निकालोगे और C1/C2 निकालोगे, और उसके बाद चेक करोगे क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है। तो हमें पहले ही दिख गया कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। तो उस केस में हमें पता है कि अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो उस केस में लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है। तो हमने लिख दिया सो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे A1/A2। तो A1/A2 क्या हो जाएगा, देखो A1 की जगह पर क्या है 9 है तो 9 हो जाएगा। A2 की जगह पर क्या है 18 है तो नीचे 18 हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको कहा था कि जहां पर सिंप्लीफाई हो प्लीज आप उसको सिंप्लीफाई कर देना। तो यहाँ 9 से 18 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। उसके बाद में हम निकालेंगे B1/B2। तो B1/B2 क्या हो जाएगा, देखो B1 की जगह पर है 3 तो यहाँ पर रख देंगे 3, और B2 की जगह पर है 6 तो यहाँ रख देंगे 6। इस केस में भी 3/6 जो है वो लोएस्ट फॉर्म में जा सकता है, तो हम उसको काट देंगे। तो 3 से 1 टाइम्स में और 3 से 2 टाइम्स में, तो 1/2 हो जाएगा। ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को आता होगा। उसके बाद हम निकालेंगे C1/C2। तो C1/C2 क्या हो जाएगा, देखो C1 की जगह पर क्या है 12 तो ऊपर रख देंगे 12, और C2 की जगह पर क्या है, देखो यहाँ पर 24 है तो यहाँ रख देंगे 24। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 12 से 24 भी कट जाएगा, तो 12 से 1 टाइम्स में और 12 से 2 टाइम में। अब यहाँ ध्यान से देखो A1/A2 भी 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है और C1/C2 भी 1/2 है। तो ये तीनों आपस में बराबर है। अब अगर यहाँ पर हमने इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं किया होता तो हमें कभी ये पता ही नहीं चलता कि ये तीनों आपस में बराबर है। हम तो ये देखते कि 9/18 है, यहाँ पर 3/6 और यहाँ पर 12/4 है, तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे, हम ऐसा सोचते। लेकिन एक्चुअल में ये तीनों बराबर हैं। तो अब हम लिखेंगे हेयर यहाँ पर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और हमें पता है कि जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर हो जाती हैं
तो उस केस में लाइंस कोइंसिडेंट होते हैं। हम यहां लिख देंगे कि सो द लाइंस आर कोइंसिडेंट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे भी हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 गिवन है, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं a1/a2 कैलकुलेट करना। तो a1 की जगह पर क्या है, तो यहां पर x का कोफिशिएंट है 6, तो 6 लिख देंगे। a2 की जगह पर क्या है, a2 की जगह पर है 2, तो यहां पर 2 रख देंगे। अब देखो 2 और 6 ये दोनों भी कट सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको काट के लिख देंगे। 2 से 3 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और 2 1 जा 2, ठीक है। इतना तो सभी बच्चों को आता होगा, मुझे उम्मीद है। उसके बाद कैलकुलेट करो b1/b2। तो b1 की जगह पर क्या है, b1 की जगह पर है -3, तो यहाँ रख देंगे -3। उसके बाद b2 की जगह पर क्या है, यहाँ देखो माइनस है सिर्फ, तो माइनस है और कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम b2 की जगह पर रख देंगे -1। यहाँ देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/1। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे c1/c2। तो c1 की जगह पर क्या है, c1 की जगह पर है 10 और c2 की जगह पर क्या है 9, तो यहां रख देंगे नीचे 9। 10/9 कटेगा नहीं तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जरा आप ध्यान से देखो, यहाँ a1/a2 है 3/1, b1/b2 भी है 3/1, लेकिन c1/c2 क्या है 10/9, ठीक है। तो a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 इन दोनों के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। मतलब a1/a2 b1/b2 बराबर हैं, लेकिन c1/c2 इन दोनों के बराबर नहीं है। अगर ऐसा केस आता है तो उस केस में लाइंस पैरेलल होती हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि सो द लाइंस आर पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बेसिकली जितने भी इसमें लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स दिए हुए हैं हमें बताना है कि वे क्या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, आइए जरा उसे समझ लेते हैं। हमने सीखा था कि अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आपस में बराबर हैं तो वो कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं। और अगर a1/a2, b1/b2 बराबर है और वो c1/c2 के बराबर नहीं है तो वो पैरेलल लाइंस होते हैं। अब यहाँ जानने वाली बात यह है कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होते हैं या कोइंसिडेंट होते हैं तो उस केस में हम उनको कंसिस्टेंट बोलते हैं, और अगर दो लाइंस पैरेलल होते हैं आपस में तब हम उन्हें कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ये सवाल बहुत ही सिंपल है, जिसमें बस हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या लाइंस इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट होती हैं तो उस केस में हम उन लाइंस को कंसिस्टेंट बोलेंगे, और अगर लाइंस पैरेलल आती हैं तो उस केस में हम उन लाइंस को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अब हम शुरू करेंगे फर्स्ट पार्ट से। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सीखा था, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ठीक है। तो यहाँ a1/a2 क्या हो जाएगा, a1 की जगह पर है देखो 3, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3, और a2 की जगह पर क्या है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद में b1/b2 क्या हो जाएगा, तो b1/b2 देखो b1 की जगह पर क्या है 2 है, तो यहाँ हम रख सकते हैं 2, और b2 की जगह पर क्या है, यहाँ देखो -3 है, तो हम यहाँ रखेंगे -3। अब हमने जब a1/a2 और b1/b2 निकाला तभी हमें समझ में आ गया कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। तब हमें आगे c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां हम लिख सकते हैं कि हेयर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और हमें पता है कि जब a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं होते हैं तब लाइंस होते हैं इंटरसेक्टिंग, और अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो उस केस में हमारा जो इक्वेशन होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। समझ गए। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं a1/a2। अब a1/a2 क्या हो जाएगा, a1 की जगह पर है 2 और a2 की जगह पर है 4, तो ये हो जाएगा 2/4।
मैंने आपको एक और चीज़ बताया था क्वेश्चन नंबर 2 वाली वीडियो में कि अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जा रहा है, मतलब कट के सिंप्लीफाई हो रहा है, तो आप उसको प्लीज सिंप्लीफाई कर दिया करें। जैसे यहाँ पर ये 2 से 1 बार में और 2 से 2 बार में कट जाएगा। अब निकालेंगे b1 बाई b2, ठीक है। तो b1 बाई b2 क्या हो जाएगा, -3 बाई -6। देखो यहाँ पे भी कट जाएगा, देखो पहले तो माइनस से माइनस कट जाएगा और उसके बाद में 3 से 1 बार में और ये 3 से 2 बार में, तो ये भी हो जाएगा 1/2। और उसके बाद हम निकालेंगे c1 बाई c2। तो c1 बाई c2 क्या हो जाएगा, देखो c1 की जगह पर क्या है 8 है, तो यहाँ रखेंगे 8 और c2 की जगह पर क्या है 9, तो नीचे रखेंगे 9। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर a1 बाई a2 है 1/2 और b1 बाई b2 है 1/2, लेकिन c1 बाई c2 है 8/9। यहाँ पर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 का केस है। तो हम लिखेंगे हेयर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और हमने देख रखा है कि जब भी ऐसा केस आता है तो उस केस में लाइंस पैरेलल होते हैं, और जब लाइंस पैरेलल होते हैं तो वो दोनों इक्वेशंस क्या हो जाते हैं, इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। तो हम यहां लिखेंगे सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। समझ गए, यहां पर जो फॉर्मेट आया था a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 का, उस केस में लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और जब भी लाइंस पैरेलल होंगे तो उस केस में हमारा जो इक्वेशन होगा वो होगा इनकंसिस्टेंट। अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे a1 बाई a2, ठीक है। तो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, a1 की जगह पर है 3/2, तो हम सबसे पहले रखेंगे 3/2 और a2 की जगह पर क्या है, a2 की जगह पर है 9, तो यहाँ रख सकते हैं 9। देखो 9 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम चाहें तो अपनी मर्जी से 1 मान सकते हैं। अब क्या हम इस 3/2 अपॉन 9/1 को ऐसे लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 1/9, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 9/1 है वो घूम के ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया 3/2 इंटू 1/9, तो ये हो जाएगा 3/9 2 जा 18। हम चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, 3 से 6 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6। अब इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे b1 बाई b2, ठीक है। तो b1 बाई b2 क्या हो जाएगा, b1 की जगह पर है 5/3, तो हम यहाँ रखेंगे 5/3 और b2 की जगह पर है -10, ठीक है। अगर माइनस का साइन साथ में है तो उसको भी आप इंक्लूड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद 10 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो 10 के नीचे हम रख सकते हैं 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 इंटू 1/-10, ठीक है। उसके बाद हम चाहें तो 5 से इस 10 को यहीं पर काट सकते हैं, ठीक है। 5 2 जा 10 और माइनस एज इट इज रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऊपर में रह गया 1, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, और नीचे में है 3 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -6। अब देखो यहाँ पे हमने a1 बाई a2 कैलकुलेट करा तो वो आया 1/6, और हमने जब b1 बाई b2 कैलकुलेट करा तो वो आया -1/6, ठीक है। तो यहाँ पर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 आपस में बराबर नहीं है, ये क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है। एक है 1/6 और एक है -1/6। हमें मिल गया कि यहाँ पर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और हम ये जानते हैं कि a1 बाई a2 जब नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तो उस केस में लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है। तो हम यहां लिखेंगे कि सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस या फिर लीनियर इक्वेशंस, तो हम लोग सिर्फ इक्वेशंस ही यहां लिख रहे हैं, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1 बाई a2। a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, a1 की जगह पर है 5, तो यहां रखेंगे 5, और a2 की जगह पर क्या है, a2 की जगह पर है -10, तो यहां रख देंगे -10। अब अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो हम उसको लगे हाथ सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, तो ये 5 से 1 बार में कट जाएगा, और
ये 5 से -2 बार में कट जाएगा। तो हमने A1/A2 निकाल दिया। अब हम निकालेंगे B1/B2। तो B1/B2 क्या हो जाएगा, B1/B2 हो जाएगा, B1 की जगह पर है -3 तो -3, और B2 क्या हो जाएगा, B2 की जगह पर है 6। तो ये भी कट जाएगा और कट के क्या हो जाएगा, देखो 3 से -1 बार में और ये 3 से 2 बार में कट जाएगा। तो A1/A2 की वैल्यू भी हो गई -1/2 और B1/B2 की भी वैल्यू हो गई -1/2। अब हम निकालेंगे C1/C2। तो जब C1/C2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 की जगह पर है 11 और C2 की जगह पर है -22, तो नीचे रखेंगे -22 और ये भी कट जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11 और 11 से काटेंगे तो हो जाएगा -2। माइनस ऊपर हो या नीचे हो आप इसको -1/2 बोल सकते हो। हेयर A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। तो इस केस में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में बराबर हो गए हैं। और हम ये जानते हैं कि जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर होते हैं उस केस में लाइंस कोइंसिडेंट होते हैं। और जब लाइंस कोइंसिडेंट हो या इंटरसेक्टिंग हो तो उस केस में इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। बहुत ही इजी सवाल है। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं A1/A2। A1/A2 क्या हो जाएगा, A1 की जगह पर है 4/3 तो यहाँ रखेंगे 4/3 और यहाँ पर है 2, ठीक है, तो नीचे रखेंगे 2 और अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम रख सकते हैं 1। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4/3 × 1/2। देखो यहाँ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जब जाएगा तो ये रेसिप्रोकेट होके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 4/3 × 1/2। अब हम चाहें तो इस 2 से इस 4 को 2 टाइम्स में कट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, देखो ऊपर हो गया 2 × 1 तो 2 और नीचे हो गया 3 × यहाँ बचा 1 तो 3 × 1 = 3। अब हम निकालेंगे B1/B2। तो B1 की जगह पर क्या है, B1 की जगह पर है 2 तो यहाँ रखेंगे 2 और B2 की जगह पर क्या है, B2 की जगह पर है 3 तो हम यहाँ रखेंगे 3। तो B1/B2 हमें यहाँ मिल गया 2/3। अब जरा C1/C2 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो C1 की जगह पर क्या है, C1 की जगह पर है 8 तो यहाँ हम रख लेंगे 8 और C2 की जगह पर क्या है, C2 की जगह पर है 12 तो नीचे रख देंगे C2 की जगह पर 12। अब 8 और 12 4 की टेबल में आराम से कट जाते हैं तो यहाँ हम 4 से 2 टाइम्स में काट सकते हैं और इसको 4 से 3 टाइम्स में काट सकते हैं। अब देखो A1/A2 भी हो गया 2/3, B1/B2 भी हो गया 2/3 और C1/C2 भी हो गया 2/3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। और जब ऐसा केस होता है तब लाइंस कैसे होते हैं, लाइंस होते हैं कोइंसिडेंट और कोइंसिडेंट लाइंस के केस में इक्वेशंस कैसे होते हैं, तो कंसिस्टेंट होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट / इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं हमें बताना है कि क्या वे कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, और अगर कंसिस्टेंट हैं तो ग्राफ की मदद से हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि क्या ये दोनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो है ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। 2 इक्वेशंस हमारे पास गिवन है और अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले निकालते हैं A1/A2। A1/A2 क्या होता है, A1 जो x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1। और A2 यहाँ पर क्या है, इस वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर 2 है तो हम लोग रख देंगे 2। उसके बाद हम निकालेंगे B1/B2। तो B1/B2 देखो B1 की जगह पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग रख सकते हैं 1। और B2 की जगह पर क्या है, ये देखो यहाँ पर 2 है तो हम लोग यहाँ रखेंगे 2। और इसी तरीके से निकालेंगे C1/B2।
C2। तो C1 की जगह पर क्या है 5 है, तो यहाँ रखेंगे 5, और C2 की जगह पर क्या है 10 है, तो यहाँ रखेंगे 10। अब मैंने आपको बता रखा है कि जहां पर ये सिंप्लीफाई होते हैं आप इनको प्लीज सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया कीजिए। तो ये 5 से 1 टाइम्स में चला जाएगा और ये 5 से 2 टाइम्स में चला जाएगा। तो हमारे पास A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों मिल गए और तीनों ही 1/2 हैं। तो हम यहां कह सकते हैं कि हेयर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और हमने ये पहले से सीख रखा है कि जब भी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 आपस में बराबर हो जाएं, उस केस में लाइंस कोइंसिडेंट होते हैं और जो इक्वेशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि इस केस में हमारा जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, वो कंसिस्टेंट होगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे कि सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, द गिवन पेयर of linear equations is consistent। जो हमारा दो इक्वेशंस हैं वो क्या है, वो कंसिस्टेंट हैं। और हमें क्वेश्चन में यहां कह रखा है कि अगर कंसिस्टेंट होते हैं तो उनके सॉल्यूशंस को पता करो ग्राफ की मदद से। तो हमने इस चीज को क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व नहीं करा है, एक बार आप प्लीज उसको सॉल्व कर ले। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो का, आप प्लीज एक बार जाकर देख लें। तो हमने सीखा था कि जब भी हमें ग्राफ की मदद से इक्वेशन निकालने को बोला जाए तो सबसे पहले हम लोग ऐसे दो बॉक्सेस बनाते हैं। देखो यहां पर जिस तरीके से हमने बना रखा है वैसे हम लोग दो बॉक्सेस बनाते हैं और इन बॉक्सेस में यहां लिखते हैं हम x और यहां लिखते हैं y। सिमिलरली यहां पर लिखेंगे x और यहां लिखेंगे y। ये जो बॉक्स है ये फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स है और ये जो बॉक्स है ये सेकंड इक्वेशन का बॉक्स है। मतलब हमने दोनों इक्वेशंस के लिए जो भी हमारे पास इक्वेशंस गिवन है उनके लिए एक एक बॉक्स बनाया है। तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन है ना, उसको हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोग इस इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं। मतलब अगर हम इसको x के लिए लिख रहे हैं तो हम लोग यहां पर x को LHS में छोड़ देंगे और बाकी जितने भी टर्म्स हैं उसको RHS में लेके चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए तो आप हर बार एक काम कर सकते हो कि सिर्फ x को आप LHS में रखना और बाकी सभी टर्म्स को RHS में भेज देना। जैसे यहाँ पर y था तो y को हमने RHS में भेज दिया। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब जरा ध्यान से इस चीज को देखो कि अगर हम यहाँ y की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की कोई ना कोई वैल्यू डेफिनेटली मिलेगी। तो हम लोग बस यहाँ पर y की कोई भी एक वैल्यू पुट करते हैं अपने दिमाग से, अपने मन से, और उसके लिए x की वैल्यू निकालते हैं। तो हम खुद के मन से अज्यूम कर लेते हैं कि y की वैल्यू है 0। आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। हमने यहाँ पर अज्यूम करा कि y की वैल्यू है 0। अगर y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 0, और 5 माइनस 0 तो 5 ही होता है। तो जब हम रखेंगे y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। अब एक बार और एज्यूम कर लेते हैं y की वैल्यू कुछ भी। तो मान लेते हैं कि हमने y की वैल्यू रख दी 5। अब जब y की वैल्यू 5 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी 5 माइनस 5, और 5 माइनस 5 क्या होता है, 0 होता है। तो जब हमने 5 रखा तो हमें मिल गया x की वैल्यू 0। अब सेम काम हम लोग इक्वेशन नंबर 2 के लिए करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 हम लोग यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x को LHS में रखेंगे और बाकी सभी टर्म्स को RHS में भेज देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y हो जाएगा। यहाँ 2y प्लस में था, RHS में गया तो माइनस में हो जाएगा। और उसके बाद चूंकि सिर्फ और सिर्फ x को LHS में छोड़ना है तो हमें इस 2 को भी RHS में भेजना पड़ेगा। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2। अब हम दोबारा से यहाँ पर y की वैल्यू कुछ पुट करेंगे और उसके लिए x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ पर y की वैल्यू रख दी 0। तो अगर y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हमने यहाँ 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे 0 और अपॉन में 2 है तो 2। तो ये हो जाएगा 10/2 और ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू इस इक्वेशन में मिलेगी 5। अब एक और कोई और वैल्यू y की सोचो।
तो हम मान लेते हैं कि हमने रखा y की जगह पर 3, ठीक है। तो हमने जब यहाँ पर 3 रखा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x की वैल्यू मिलेगी 10 माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा अपॉन 2। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10 माइनस 6 कितना होता है 4 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू, जब ये कटेगा तो ये हो जाएगा 2। तो जब हम y की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 2। तो हमने यहाँ पर x y की वैल्यूज दोनों इक्वेशंस के लिए फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम इन बॉक्सेस को लेकर जाएंगे ग्राफ पे। अब हम आ चुके हैं अपने ग्राफ पे और हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का डेटा मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, तो हमने सबसे पहले ये निकाला था कि अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 5 आएगा, ठीक है। तो हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर x की वैल्यू 5 हो और y की वैल्यू 0 हो। बेसिकली हमें 5,0 पॉइंट ढूंढना है। तो x की वैल्यू 5 क्या x एक्सिस पे यहां पर होगी, यहां पर 5 x की वैल्यू, और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 तो यहीं पर होगी, क्योंकि जब हम लोग इससे ऊपर बढ़ते हैं तब 1 2 3 4 बढ़ता है और जब नीचे जाते हैं तो -1 -2 -3 होता है। लेकिन इस पॉइंट पर इस एक्सिस के अलोंग y की वैल्यू तो हमेशा 0 होती है। इसका मतलब जो हम पॉइंट ढूंढ रहे थे 5,0 वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो ये हो जाएगा पॉइंट 5,0। इसी तरीके से जब हमने y की वैल्यू 5 पुट करी थी तो हमें x की वैल्यू 0 मिली थी। मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 5 हो। x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, x की वैल्यू 0 तो ओरिजिन पे ही होगी, और y की वैल्यू 5, तो यहाँ से हम लोग सीधे ऊपर चले जाएंगे इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर हमें मिल जाएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। तो ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया 0,5। अब हम क्या करते हैं, अगर आपको याद होगा तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींचते हैं इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू। तो हमने यहाँ पर अपना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम ये सेम काम इक्वेशन 2 के साथ करेंगे। तो इक्वेशन 2 में जब हमने y की वैल्यू 0 पुट करी थी तो हमें x की वैल्यू मिली थी 5। मतलब हमें पॉइंट ढूंढना है 5,0। तो 5,0 तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी मार्क कर रखा है। इस पॉइंट पर 5,0 देखो यहाँ पर हमने मार्क कर रखा है, तो हमारा एक पॉइंट तो ऐसे ही फ्री में ही मिल गया। उसके बाद जब हम y की वैल्यू पुट कर रहे थे 3 तो हमें मिल रहा था x की वैल्यू 2। तो हमें ढूंढना पड़ेगा 2,3। तो x की वैल्यू 2 कहाँ होगी, देखो x की वैल्यू 2 इस पॉइंट पर होगी और y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3 यहां से सीधे ऊपर जाएगी, तो यहां पर हमें मिल गया अपना पॉइंट 2,3। हमने यहां पर इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दिया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि आंसर हमें वहां मिलता है जहां ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन इस केस में तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करके चल रही हैं, एक दूसरे के साथ चल रही हैं। तो इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अब हम लोग यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को अपनी कॉपी में तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग यहाँ सिर्फ ये लिखेंगे कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यहां पर अनंत सॉल्यूशंस है, यहां पर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो आप कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है। मान लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो हमें चेक करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग निकालते हैं a1/a2। a1/a2 क्या होता है, तो a1/a2 यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 ले लेंगे, और a2 की जगह पर क्या है 3 है तो यहाँ 3 रख देंगे। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे b1/b2। तो b1 की जगह पर क्या है, देखो b1 की जगह पर है -1, ठीक है। सिर्फ 1 नहीं है, यहाँ पर माइनस का साइन है तो उसको भी आप इंक्लूड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1। और b2 की जगह पर क्या है, देखो यहाँ पर -3 है तो यहाँ रखेंगे -3। अब यहाँ माइनस से माइनस जो है कट जाएगा और हमारे पास मिलेगा 1/3। अब हम इसी तरीके से निकालेंगे c1/c2। तो c1 की जगह पर क्या है, c1 की जगह पर है देखो 8, ठीक है। तो इज इक्वल टू 8 अपॉन c2 की जगह पर क्या है 16, तो यहाँ रखेंगे 16। 8 और 16 जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, ठीक है। तो हमने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल लिया। यहाँ a1/a2 और b1/b2 देखो बराबर है 1/3 और 1/3, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले तो लिख लेंगे कि भाई यहाँ पर हेयर a1/a2
इज इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। और हमने ये सीख रखा है कि जहां पर भी A1 बाई A2 और B1 बाई B2 बराबर हो लेकिन C1 बाई C2 बराबर ना हो, उस केस में लाइंस पैरेलल होती हैं और इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता है। देखो, जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है कंसिस्टेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, इन सभी चीजों में जिसको भी प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज आप उसको एक बारी देख लेना, आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो एक बारी आप इस वीडियो के बाद उसको जाकर प्लीज देख लेना और उसके बाद आप क्वेश्चंस को बनाना, बहुत इजीली आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये जो केस है ये पैरेलल लाइन का केस है, और पैरेलल लाइन के केस में इक्वेशंस कैसे होते हैं? इक्वेशंस होते हैं इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग यहां लिखेंगे कि सो द गिवन pair of linear equation is inconsistent। ठीक है, और जब ये इनकंसिस्टेंट है तो इनका सॉल्यूशन निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है, तो हमारा आंसर यहीं पर खत्म हो गया। अब आ चुके हम क्वेश्चन नंबर 3 में। यहां पर भी हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, हम इनको मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से हम लोग निकालते हैं A1 बाई A2। A1 बाई A2 क्या हो जाएगा? देखो, A1 की जगह पर है 2 तो यहाँ रख देंगे 2, और A2 की जगह पर क्या है? A2 की जगह पर है 4 तो यहाँ रख देंगे 4। और मैंने बता रखा है कि अगर ये कट रहे हैं तो इनको प्लीज काट दिया करो, तो ये 2 से 1 बार में और 2 से 2 बार में इस तरीके से कट जाएंगे। उसके बाद हम लोग निकालेंगे B1 बाई B2। तो B1 की जगह पर क्या है? B1 की जगह पर देखो कुछ नहीं है तो हम यहाँ रखेंगे 1, और B2 की जगह पर क्या है? B2 की जगह पर है -2। ठीक है, माइनस साइन का ध्यान हमेशा रखना। तो B2 की जगह पर क्या है? B2 की जगह पर है -2। उसके बाद हम लोग निकालेंगे C1 बाई C2। तो देखो C1 की जगह पर क्या है? यहां पर देखो -6 इस साइड है, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। तो C1 की जगह पर है 6 और C2 की जगह पर क्या है? -4 का +4 हो जाएगा। तो हमारे पास C2 क्या है? +4 है। तो हमने यहां पर A1 बाई A2 निकाल लिया, B1 बाई B2 निकाल लिया और C1 बाई C2 निकाल लिया। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, यहां पर A1 बाई A2 है 1/2 और B1 बाई B2 है 1/-2। ठीक है, तो यहां पर साइन का डिफरेंस है। इसका मतलब यहां पर इस केस में A1 बाई A2 जो है वो नॉट इक्वल टू है B1 बाई B2 के। और हमने सीख रखा है कि जब भी A1 बाई A2 और B1 बाई B2 बराबर ना हो, उस केस में लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है। तो कुल मिला के यहां पर हम लिख सकते हैं कि सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। और चूंकि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हम लोगों को इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना होगा, वो भी ग्राफ की मदद से। तो हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले तो ये बॉक्सेस बना लेते हैं। देखो, इस तरीके से बॉक्सेस बना लेते हैं, और यहां पर हो जाता है जी x और यहां हो जाता है y। सिमिलरली यहां हो जाता है x और यहां हो जाता है y। ये जो बॉक्स है ये इक्वेशन 1 का बॉक्स है, और ये जो बॉक्स है ये इक्वेशन 2 का बॉक्स है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग x y की वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर -6 है, इसको RHS में भेजेंगे तो +6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करते हैं, x को LHS में छोड़ देते हैं और बाकी सभी टर्म्स को RHS में लेकर जाते हैं। तो इसको किस तरीके से करेंगे? ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। अभी तक मैं इतना मान के चलता हूं कि आप लोग इस चीज में मास्टर हो गए होंगे, आपने इस चीज को ढंग से समझ लिया होगा। तो इधर y जो है पॉजिटिव था, RHS में गया तो नेगेटिव हो गया, सिंपल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखो 2x में 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करते हैं, अब हम खुद की मर्जी से y की कुछ वैल्यू मानते हैं और उसके लिए x की वैल्यू निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने y की वैल्यू खुद की मर्जी से रख दी 0। ठीक है, आप कुछ भी मानो, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ मान लिया कि y की वैल्यू है 0। अब जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी? 6 माइनस 0, यहाँ 0 है तो 0 रख दिया, अपॉन 2। तो 6 में से 0 का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो 6/2 हो जाएगा। और 6/2 कितना होता है? 3 होता है।
तो जब आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो उस केस में x की वैल्यू आएगी 3। अब हम मान लेते हैं कि हमने रख दिया y की जगह पर 6, ठीक है, हमने 6 मान लिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 6 अपॉन 2, और 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2, ठीक है, तो 0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 0 ही होगा, तो यहां पर हम लोग x की वैल्यू रखेंगे 0। अब हम ये सेम काम इक्वेशन 2 के साथ करेंगे, तो सबसे पहले इक्वेशन 2 को यहां पर लिख लेते हैं, जो कि है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, x को एक साइड रखेंगे और बाकी सबको दूसरी साइड पे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y, ठीक है। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2y अपॉन 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम y की कोई वैल्यू अज्यूम करेंगे और उसके लिए x की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू हम फिर से मान लेते हैं कि हमने रख दिया यहाँ पर 0, ठीक है, y की वैल्यू हमने रख दी 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो 4 प्लस 0 अपॉन 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से 4 कट के ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जब आप y की वैल्यू रखोगे 0 तो x की वैल्यू मिलेगी 1। अब हम मान लेते हैं कि हमने y की जगह पर रख दिया 2, ठीक है, तो अगर आप y की जगह पर 2 रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, देख लेते हैं यहाँ पर, x की वैल्यू मिलेगी 4 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाई 4, और जब 4 से 8 को काटेंगे तो हो जाएगा 2। तो जब आप y की वैल्यू रखोगे 2 तो आपको x की भी वैल्यू मिलेगी 2। तो हमारे पास ग्राफ पे मौजूद है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का डेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी पॉइंट्स हैं उनको ग्राफ के ऊपर फटाफट से प्लॉट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कि x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू 3 कहाँ होगी, x की वैल्यू 3 इस पॉइंट पे होगी और y की वैल्यू 0 भी इसी पॉइंट पर होगी, तो हमें यहाँ पर अपना पॉइंट मिल गया 3,0। उसके बाद देखो दूसरा क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, ओरिजिन पे होगी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो यहाँ से हम सीधे ऊपर चले जाएंगे इस पॉइंट पर, तो हमें अपना दूसरा पॉइंट भी मिल गया जो कि होगा 0,6। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देंगे, तो हमने यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को इस येलो लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया है। अब हम ये सेम काम करेंगे इक्वेशन 2 के लिए, तो इक्वेशन 2 में सबसे पहले यहाँ दे रखा है कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, तो हमें पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर x की वैल्यू 1 हो, तो x की वैल्यू यहाँ पर है और y की वैल्यू 0 भी यहीं पर होगी, तो हमें अपना पॉइंट यहाँ मिल गया, क्या मिल गया 1,0। उसके बाद जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, तो हमें पॉइंट ढूंढना होगा 2,2, तो देखो x की वैल्यू 2 यहाँ होगी और y की वैल्यू 2 ढूंढने के लिए हम यहाँ से सीधे ऊपर चले जाएंगे इस पॉइंट पे, तो हमें इस पॉइंट पर मिल गया अपना 2,2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो दोनों लाइन्स हैं वो इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और हमें पता है कि जिस पॉइंट पर दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा आंसर होता है। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 2,2, देखो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू भी क्या है 2 है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास एक यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, क्या है, इट हैज एन यूनिक सॉल्यूशन, इसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन है और वो क्या है, वो है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि वो दोनों लाइंस 2,2 पे इंटरसेक्ट कर रही थी, तो हमें अपना आंसर यहाँ पर मिल गया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। अब चेक करते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 4 में जो इक्वेशंस गिवन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे a1/a2, a1/a2 क्या हो जाएगा, a1 की जगह पर है 2 और a2 की जगह पर है 4, तो यहाँ रख देंगे 4, 2 और 4 जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 से 1 टाइम में और 2 से 2 टाइम्स में, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे b1/b2, तो b1 की जगह पर क्या है, b1 की जगह पर है -2, तो यहाँ पुट करेंगे -2 और b2 की जगह पर है -4, तो यहाँ रखेंगे -4, तो ये क्या हो जाएगा, देखो
माइनस से माइनस तो कट जाएगा, और 2 से 1 बार में और 2 से 2 बार में कट जाएगा। तो हमें b1/b2 की वैल्यू मिल गई 1/2। अब हम निकालेंगे c1/c2। तो c1 यहाँ पर कुछ इस तरीके से, इसको RHS में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू हो गई +2। और इसको भी अगर RHS में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा +5, तो c2 की वैल्यू हो गई +5। तो यहाँ हमें मिल गया कि भाई a1/a2 है 1/2, b1/b2 भी है 1/2, लेकिन c1/c2 है 2/5। तो ये केस क्या हो गया, ये केस हो गया a1/a2 is equal to b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और हम लोग जानते हैं कि इस केस में लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस होती हैं पैरेलल, और पैरेलल लाइंस के केस में इक्वेशन कैसा होता है, इक्वेशन होता है इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग लिख देंगे कि सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो आप दो चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पहला कि क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है, और दूसरा कि आपको क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर गार्डन की बात हो रही है। हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना दिया आपके लिए, इसमें वाइट वाइट बहुत सुंदर सुंदर फूल भी खिले हुए हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके पेरीमीटर का आधा कितना है, 36 मीटर है, और जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। इस गार्डन का कितना लेंथ है और कितना ब्रेथ है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो चीज हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, जैसे इस केस में हमें डायमेंशन को कैलकुलेट करना है, उस चीज को हम लोग लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू L। आप L की जगह पर ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने यहां पर L लेट किया है। एंड द विड्थ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू B। ठीक है, तो हमने इस गार्डन के विड्थ को मान लिया B और लेंथ को मान लिया L। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन में जो भी डाटा गिवन है उसके मदद से इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहां पर दे रखा है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो लेंथ है वो विड्थ से कितना ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। मतलब अगर B में 4 जोड़ेंगे तो L के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हमने एक इक्वेशन तो ऐसे ही निकाल लिया कि L इज इक्वल टू B प्लस 4। यह हमको अपना फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। और दूसरा चीज क्या दे रखा है वो देखो, यहां पर दे रखा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज इतना मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मतलब पेरीमीटर का जो आधा है वो कितना है, 36 मीटर है। अब किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, वो होता है 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, और उसका आधा कर देंगे तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L प्लस B। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का आधा हो जाएगा L प्लस B, और हमें गिवन है कि L प्लस B जो है वो कितना है, वो है 36 मीटर। तो हमने यहां से सेकेंड इक्वेशन भी निकाल लिया। अब जरा यहां देखो, क्या हम इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, L माइनस B इज इक्वल टू 4। बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ B RHS में प्लस में था, LHS में भेज दिया तो माइनस हो गया, तो ये बन गया L माइनस B इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास देखो दो इक्वेशंस आ गए, एक ये वाला इक्वेशन और एक ये वाला इक्वेशन। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। अब ऐड किस तरीके से करते हैं आओ जरा वो सीख लेते हैं। तो यहां पर है L माइनस B इज इक्वल टू 4, और यहां पर है L प्लस B इज इक्वल टू 36। बेसिक अलजेब्रिक एडिशन है जो हम लोग 8th 9th क्लास में सीखते हुए आए हैं। तो यहाँ पर देखो प्लस B है, यहाँ माइनस B है, तो सबसे पहले इसको तो काट देंगे, और यहाँ प्लस L है और यहाँ पर भी प्लस L है, तो ये हो जाएगा 2L इज इक्वल टू 36 प्लस 4 इज 40। तो आपको मिल गया कि 2L इज इक्वल टू 40। तो L क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 40/2।
जब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 20। मतलब हमें यहाँ पर L की वैल्यू मिल गई। L की वैल्यू कितनी होगी? 20 मीटर्स। ठीक है, यूनिट लगाना कंपलसरी है वरना आपका नंबर कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस L की वैल्यू को, जो हमें 20 मीटर मिली है L की वैल्यू, उसको इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करके B की वैल्यू निकाल लेंगे। आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो और इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो। तो अभी हम L की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करके देखते हैं। तो हम यहां लिखेंगे पुटिंग L इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या है? यहाँ पर L की वैल्यू है 20, तो यहाँ रख देंगे 20 प्लस B इज इक्वल टू 36। तो B क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू 36 माइनस 20 और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो आपको मिल गया L की वैल्यू 20 मीटर और B की वैल्यू मिल गई 16 मीटर। तो L किसके बराबर है? L लेंथ के बराबर है और B किसके बराबर है? B विड्थ के बराबर है। तो हमने यहां से निकाल लिया कि लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू 20 मीटर्स एंड विड्थ ऑफ पार्क इज इक्वल टू 16 मीटर्स। एक चीज का आप ध्यान देंगे कि यहां पर यूनिट लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर हमें दे रखा है कि 36 मीटर और यहां पर 4 मीटर। तो अगर क्वेश्चन में यूनिट गिवन है तो आपको आंसर में भी यूनिट्स को लगाना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that the geometrical representation of pair so formed is intersecting, parallel and coincident lines। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये लीनियर इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, और हमें यहाँ पर एक और लीनियर इक्वेशन लिखना है जो इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करे इस इक्वेशन के साथ, एक लीनियर इक्वेशन लिखना है जो पैरेलल लाइन फॉर्म करे इस इक्वेशन के साथ, और एक लीनियर इक्वेशन लिखना है जो कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म करे इस लीनियर इक्वेशन के साथ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं होते हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। तो हमें अगर कोई दूसरा इक्वेशन चाहिए जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करे, तो उसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर ना हो। तो वैसे तो इस केस में बहुत सारे इक्वेशंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम लोग सबसे सिंपल वाला तरीका देखेंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए दूसरा इक्वेशन निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप a1, b1 और c1 तीनों में अलग अलग नंबर्स से मल्टीप्लाई कर दे। मान लेते हैं कि हमने इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो होगा 2x + 3 × 2 = 6y - 8 × 3 = 24 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर हुआ क्या, यहां पर a1/a2 हो गया 2/2, 2/2। a1 की जगह पर है 2 और a2 की जगह पर है 2, तो ये हो गया 2/2। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/1। और b1/b2 की जगह पर क्या हो गया, वो हो गया 3/6, और इसको जब कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि a1/a2 है 1/1 और b1/b2 है 1/2। तो इसका मतलब है कि हमें हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर 2 मिल चुका है। बहुत ही सिंपल तरीका है, जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में दूसरा इक्वेशन निकालने को कहा जाए तो आप इन तीनों नंबर्स में a1, b1 और c1 में अलग अलग नंबर्स से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम नंबर से कभी मल्टीप्लाई मत करना। अब जरा देखते हैं पैरेलल लाइंस का केस। तो पैरेलल लाइंस के केस में a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर होते हैं, लेकिन c1/c2 इनके बराबर नहीं होता है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 का केस होता है पैरेलल लाइन के सिचुएशन में। तो हमारे पास इक्वेशन अगर गिवन है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, अगर इसका एक और इक्वेशन लिखना है जो इसके साथ पैरेलल लाइन फॉर्म करे, तो हमें ये वाले सिचुएशन को सेटिस्फाई करना होगा। इसके लिए इस a1 में और b1 में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और c1 में किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लेते हैं कि हमने a1 में और b1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4x +
3 2 जा 6y और आप C1 में किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। मान लेते हैं कि हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा -8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर हुआ क्या, a1/a2 हो गया 2/4, जब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, b1/b2 हो गया 3/6, जब इसको कट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2, और c1/c2 हो गया -8/-24। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, और जब 8 और 24 को कट करेंगे तो हो जाएगा 1/3। तो इस केस में a1/a2 और b1/b2 सेम है और c1/c2 डिफरेंट है। तो हमारा सिचुएशन जो है वो सेटिस्फाई हो गया कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो अगर पैरेलल लाइंस के लिए दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाए तो आप a1 और b1 दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना और c1 में किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल आएगा। अब आते हैं कोइंसिडेंट लाइंस के केस में। तो हमें पता है कि कोइंसिडेंट लाइंस के केस में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में बराबर होते हैं, और हमें हमारा इक्वेशन दे रखा है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। तो जब भी कोइंसिडेंट लाइंस के लिए एक और इक्वेशन निकालना होता है तो हम a1, b1 और c1 तीनों में ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो पूरे इक्वेशन में, या तो आप 2 से कर लो, या तो आप 3 से कर लो, 4 से कर लो, किसी भी चीज़ से आप कर लो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x + 3 2 जा 6y - 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पर हुआ क्या, a1/a2 हो गया 2/4, जब इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, b1/b2 हो गया 3/6, जब इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और c1/c2 हो गया -8/-16, तो माइनस से माइनस कट गया, और जब 8 और 16 को कट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2। तो इस केस में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हैं, तो हमें यहाँ पर अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशंस को निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको सबसे इजी तरीका बताऊं। अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस निकालने हैं तो आप तीनों में a1, b1, c1 तीनों में डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको पैरेलल लाइंस के केस में निकालना है इक्वेशन, तो आप a1 में और b1 में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो और c1 में अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको कोइंसिडेंट लाइंस के केस में निकालना है तो आप a1, b1 और c1 तीनों में ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस गिवन है, ये x - y + 1 इज इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। हमें इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस का जो लाइन होगा और x एक्सिस होगा उससे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और उस ट्रायंगल के रीजन को शेड करना है। सबसे पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x - y + 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं x - y इज इक्वल टू -1 और 3x + 2y इज इक्वल टू 12। हमने लाइंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना ऑलरेडी सीख रखा है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि x को LHS में छोड़ते हैं और बाकी सभी टर्म्स को RHS में लेके चले जाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 + y। y इधर LHS में है, RHS में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी हम y की वैल्यू कुछ पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें कुछ ना कुछ x की वैल्यू मिलेगी। तो हम इस बॉक्स में y की कोई वैल्यू पुट करेंगे और उसके लिए x की वैल्यू निकालेंगे।
तो हम मान लेते हैं कि हमने अपने मन से y की वैल्यू पुट करी 0। तो अगर हम y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -1। उसके बाद हम लोग y की जगह पर खुद से पुट करते हैं 1। तो अगर y की जगह पर 1 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 + 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम y की जगह पर रखेंगे 1 तो x की वैल्यू मिलेगी 0। अब ये सेम काम हम इक्वेशन 2 में भी रिपीट करेंगे। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम लोग x को LHS में छोड़ेंगे और सभी टर्म्स को RHS में लेकर चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y। 2y यहाँ पर प्लस में था, RHS में गया तो माइनस में हो गया। उसके बाद यहाँ पर 3 है, इसको भी हमें RHS में भेजना होगा। तो यहाँ पर 3 जो है ये मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, अपनी मर्जी से y की एक वैल्यू पुट करेंगे और उसके लिए x की वैल्यू निकालेंगे। तो मान लेते हैं हमने y की जगह पर पुट किया 3, ठीक है। तो अगर हम y की जगह पर 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 6 इज 6 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 2। तो अगर हम y की जगह पर 3 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 2। अब y की जगह पर कोई और एक वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो मान लेते हैं हमने y की जगह पर पुट करा 6। तो अगर हम y की जगह पर 6 पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 12 माइनस 6 2 जा 12 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 0 अपॉन 3। और 0 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 0। तो अगर हम y की वैल्यू को 6 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 0। तो अब हम आ चुके हैं अपने ग्राफ पे। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का ही डाटा मौजूद है। तो इक्वेशन 1 में हमने ये देखा था कि जब हम y की वैल्यू 0 पुट कर रहे थे तो हमें x की वैल्यू -1 मिल रही थी। तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा जहां x की वैल्यू -1 हो और y की वैल्यू 0 हो। x का वैल्यू -1 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पर x का वैल्यू हो जाएगा -1 और हमें चाहिए y की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू 0 तो x एक्सिस के अलॉन्ग ही होती है ना। तो हमें यहाँ पर अपना पॉइंट मिल गया -1, 0। उसके बाद जब हम y की जगह पर 1 पुट कर रहे थे तो हमें मिल रहा था 0। इसका मतलब हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा जहां x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 1 हो। तो x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, इस y एक्सिस के अलॉन्ग x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 1 कहाँ होगी, तो y की वैल्यू 1 यहाँ होगी। तो हमें यहाँ पर अपना दूसरा पॉइंट भी मिल गया जो है 0,1। अब हमें पता है कि हम इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। कुछ इस तरीके से हम इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू लाइन खींच देंगे और उसके बाद ये सेम काम हम इक्वेशन 2 के लिए करेंगे। तो हमने देखा था कि इक्वेशन 2 में जब हम y की जगह पर 3 पुट कर रहे थे तो हमें x की वैल्यू मिल रही थी 2। तो सबसे पहले x की वैल्यू 2 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, और y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3 हमें मिलेगी यहाँ पर। तो ये पॉइंट होगा हमारा 2,3। उसके बाद जब हम y की जगह पर 6 पुट कर रहे थे तो हमें x की वैल्यू मिल रही थी 0। तो हमें पॉइंट ढूंढना होगा 0,6 जहां x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 6 हो। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी और y की वैल्यू 6 के लिए हम सीधे ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 6 होगी। अब हम इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू भी एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू भी लाइन को खींच लिया है। अब आओ जरा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दो जो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस, ये ब्लू वाली लाइन और ये येलो वाली लाइन और ये एक्स एक्सिस, इन तीनों के मदद से ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। देखो यहाँ से ट्रायंगल निकल रहा है और कुछ इस तरीके से हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। हमें इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सबसे पहले तो देखो एक पॉइंट ये वाला है, मतलब एक वर्टेक्स ये वाला है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये है A। यहाँ पर देखो दूसरा वर्टेक्स है यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा B। और इस पॉइंट पर जो है ये तीसरा वर्टेक्स है तो ये हो जाएगा C। तो हमें A का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी पता है -1,0, B का कोऑर्डिनेट भी हमें पता है 2,3, लेकिन C का कोऑर्डिनेट नहीं पता है। तो C पॉइंट पर x की कितनी वैल्यू है, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू x एक्सिस के अलॉन्ग 0 होती है। तो यहाँ पर
हमें जो पॉइंट है वो मिल गया 4,0। तो हमें यहाँ पर कुल मिलाकर तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं। सबसे पहला है -1,0, दूसरा है, देखो यहाँ पर दूसरा वाला इस पॉइंट पर 2,3, ठीक है। तो दूसरा जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2,3, और तीसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर ये सी पॉइंट पर 4,0, 4,0। तो हमने यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब हमें जो इस ट्रायंगल का एरिया है उसको शेड करना है। आप अपना पेन या पेंसिल यूज करके इस पूरे ट्रायंगल को इस तरीके से शेडिंग कर देना